आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राधा सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज इस क्लास में हम बीकॉम पार्ट वन के बिजनेस मैनेजमेंट पेपर सेकेंड यानी बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अनुबंध की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 उपधारा H यानी सेक्शन 2 क्लोज H में दी गई है। सेक्शन 2 क्लोज H ये कहती है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है, यानी एक ऐसा ठहराव जो जिसे राज नियम मानता है, जिसे राज नियम मान्यता देता है। An agreement enforceable by law is a contract according to section 2 clause H। इस परिभाषा का यदि हम विश्लेषण करें तो हमारे सामने दो बातें निकल करके आती है। एक तो ये कि अनुबंध एक ठहराव होता है, यानी अनुबंध एक एग्रीमेंट होता है। दूसरा ये कि वो ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, यानी जिसे कानून मानता है, जो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अब सवाल ये उठता है कि अनुबंध की और कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसके अलावा कि वो एक ठहराव है या वो राज नियम के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। तो अनुबंध की दूसरी विशेषताओं को जानने से पहले हमें धारा 10 का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि धारा 10 भारतीय अनुबंध अधिनियम की एक ऐसी धारा है जो हमें अनुबंध की अन्य विशेषताओं के बारे में बताती है। यदि हम अनुबंध की दूसरी विशेषताओं के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना धारा 10 यानी सेक्शन 10 का एनालिसिस या उसका अध्ययन किए बिना हम उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए धारा 10 हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। According to section 10, all agreements are contracts if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। यानी सभी ठहराव अनुबंध है यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं कर दिए जाते हैं। इसके अलावा सेक्शन 10 हमें ये भी बताता है कि यदि भारत में प्रचलित किसी राज नियम के द्वारा अनिवार्य हो तो ठहराव लिखित साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित और रजिस्टर्ड भी होना ज़रूरी है। यानी धारा 2H तथा धारा 10 का अध्ययन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अनुबंध की ये विशेषताएं हमारे सामने निकल कर आती है। विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है वो हमें ये कहती है कि किसी भी अनुबंध में 2 या 2 से अधिक पक्षकार होते हैं, यानी पॉइंट नंबर 1 इज 2 और मोर पार्टीज, 2 या 2 से अधिक पक्षकार। किसी भी वैध अनुबंध के होने के लिए उसमें 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना ज़रूरी है। यानी यदि एक ही पक्षकार है तो किसी भी तरह के एग्रीमेंट का और किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट होने के लिए प्रपोजल होना ज़रूरी है और प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि 2 पक्षकार हों, उसमें से एक प्रपोजल रखे और दूसरा उसे स्वीकार करे। विशेषता नंबर 2 कहती है कि अनुबंध में ठहराव का होना ज़रूरी है, यानी पॉइंट नंबर 2 इज एग्रीमेंट। किसी भी वैध अनुबंध के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने प्रस्ताव रखे और दूसरा पक्षकार जब उसे स्वीकार कर लेता है तो दोनों के बीच में एक ठहराव का यानी एक एग्रीमेंट का निर्माण हो जाता है, और यही एग्रीमेंट यदि एनफोर्सेबल है, यदि कानून उसे मानता है, तो वो आगे चल कर के एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। पॉइंट नंबर 3 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि पक्षकारों में वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा होनी चाहिए, यानी वैधानिक संबंध स्थापित करना उसका उद्देश्य होना चाहिए। जैसे 2 पक्षकार आपस में मिलकर कहीं घूमने जाने के, साथ में खाना खाने के, साथ में किसी समारोह में शामिल होने के, या
डिनर पे जाने के ठहराव करते हैं तो ऐसे ठहरावों का उद्देश्य कभी भी वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है, इसलिए ये कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैध अनुबंध नहीं बन सकते हैं। तो किसी भी ठहराव का उद्देश्य पक्षकारों के बीच वैधानिक संबंध स्थापित करना होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। जो पक्षकार एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट करते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बनने जा रहे हैं, उनमें अनुबंध करने की क्षमता का होना जरूरी है, यानी पार्टीज में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती क्या है, हम अनुबंध करने की क्षमता कहते किसे हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 हमें ये कहती है कि वे पक्षकार अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं जो वयस्क होते हैं, जो स्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं तथा जिन्हें कानून द्वारा योग्य घोषित नहीं किया हुआ रहता है। यदि पक्षकार ऐसा है जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए हैं, यानी वो मेजर है, वो साउंड माइंडेड है यानी स्वस्थ मस्तिष्क का है, और जिसे लॉ ने अयोग्य घोषित नहीं किया है, तो ऐसे पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं और ये किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बन सकते हैं। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट कंसेंट के रूप में हमारे सामने आता है कंसेंट यानी सहमति। सहमति का मतलब होता है किसी भी विषय पर एक मत हो जाना, यानी जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार के सामने प्रस्ताव रखता है और पक्षकार उसे स्वीकार कर लेता है, उसे मान लेता है, तो उसे हम कंसेंट कहते हैं। मतलब एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे हम सहमति कहते हैं। तो किसी भी वैध अनुबंध के लिए सहमति का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 कहता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी वैध अनुबंध के लिए सहमति का होना ज़रूरी है, लेकिन सहमति भी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी सहमति ऐसी हो जिसे अनुचित प्रभाव में या उत्पीड़न में या कपट से या मिथ्या वर्णन से हासिल किया हुआ नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी सहमति में उत्पीड़न है यानी कोइर्जन है, अनुचित प्रभाव है यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है यानी कपट है, या मिसरिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या वर्णन है, तो ऐसी सहमति कभी भी स्वतंत्र सहमति नहीं कही जाती है। और यदि ऐसी सहमति किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ली गई है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो एक वॉइडेबल यानी व्यर्थनीय अनुबंध कहा जाता है, जो कि एग्रीव्ड पार्टी यानी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ही प्रवर्तनीय माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है लॉफुल कंसीडरेशन यानी वैध प्रतिफल। धारा 10 हमें कहती है कि किसी भी अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना ज़रूरी है और प्रतिफल भी लॉफुल होना चाहिए, यानी वह प्रतिफल वैध होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रतिफल किसे कहते हैं। प्रतिफल होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे से कोई ना कोई काम रहता है, और चूंकि अनुबंध किया ही इसलिए जाता है कि एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से कुछ करवाना चाहता है और बदले में उस दूसरे पक्षकार को भी पहले पक्षकार से कुछ मिलता है या उसे कुछ प्राप्त होता है, तो इसे ही हम प्रतिफल कहते हैं। तो ऐसा प्रतिफल वैध होना ज़रूरी है, यानी कानून की नज़र में प्रतिफल ऐसा हो जो उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। जैसे तस्करी के सामान को इधर उधर करना, यहाँ से वहाँ लेकर जाना, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट यदि दो पार्टी आपस में करती है तो ये कभी भी लॉफुल कंसिडरेशन में नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिफल वैध होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक उसी तरह से ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना ज़रूरी है। मतलब ये कि जो काम हम करवाना चाहते हैं या हम कर रहे हैं या जिस काम को लेकर के प्रपोजल रखा गया है वो लॉफुल होना चाहिए, यानी वो किसी भी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यदि हम इस तरह का कोई काम करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध होता है, लोक नीति के विरुद्ध होता है, तो ऐसे अनुबंधों को लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर्टेनिटी, निश्चितता, यानी अनुबंध में निश्चितता का होना ज़रूरी है। आप किसी भी विषय को लेकर के जब प्रस्ताव करते हैं तो उस प्रस्ताव में प्रत्येक चीज़ को लेकर के, प्रत्येक विषय वस्तु को लेकर के, चाहे आपकी विषय वस्तु माल है, मूल्य है, किस्म है, उन सब को लेकर के निश्चितता होनी चाहिए। जैसे XY को कहता है मैं अपनी मारुति 800 कार तुम्हें 50 या 60 हज़ार रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम खरीदोगे? तो यहाँ हम ये कहेंगे कि यहाँ प्राइस को लेकर सर्टेनिटी नहीं है। उसने ये कहा 50 या 60 हज़ार रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ पर उसे ये तय करना होगा कि वो 50 हज़ार में देना चाहता है या 60 हज़ार में देना चाहता है। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होती है वहाँ सर्टेनिटी नहीं है, और सर्टेनिटी जहाँ नहीं है ऐसा एग्रीमेंट कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 ये कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो पक्षकार, जो पार्टी प्रपोजल रखती है, जिस पार्टी के सामने ये रखा जाता है, दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे X ने Y को माल देने का वादा किया है, माल डिलीवर करने का वादा किया है, तो Y उसके बदले में उसका मूल्य देगा, उसकी कीमत चुकाएगा, उसकी प्राइस देगा। तो यही परफॉर्मेंस है, उसकी डिलीवरी परफॉर्मेंस है और उसका पेमेंट करना परफॉर्मेंस माना जाता है। तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए जो पॉसिबल हो, जो संभव हो सकती है, जो रियल होनी चाहिए। परफॉर्मेंस कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अनरियल हो, जो अवास्तविक हो, जो कभी भी हम कर नहीं सकते हैं, जो इम्पॉसिबल हो। ऐसी परफॉर्मेंस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। यदि ऐसा है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी ठहराव कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होने चाहिए। यदि ठहराव उस तरह के हैं जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किए गए ठहरावों की लिस्ट में आते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। वे हमेशा वॉइड ही बने रहते हैं और ऐसे ठहराव वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं। जैसे ऐसे पक्षकारों के द्वारा किया गया ठहराव जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, बिना प्रतिफल के किए गए ठहराव, अवैधानिक प्रतिफल और उद्देश्य से किए गए ठहराव, बाजी के ठहराव, वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने के ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने के ठहराव, असंभव कार्यों को करने के लिए किए गए ठहराव, ये इस तरह के ठहराव हैं जो शुरू से ही वॉइड होते हैं, वॉइड एट द बिगनिंग माने जाते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट रहते हैं, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स में, वो है लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो सेक्शन 10 हमें ये क्लियर करता है कि जो ऊपर एलिमेंट्स बताए हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा यदि एग्रीमेंट की इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि वो रिटन में होना चाहिए, वो प्रमाणित होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में इन सब रिक्वायरमेंट्स को या इन फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा किया जाना जरूरी होगा। यदि आपका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है, जैसे किसी मकान को खरीदने का ठहराव है, स्थायी संपत्ति को खरीदने के ठहराव है, किसी को गोद लेने के लिए किए गए ठहराव हैं, तो ये ठहराव या अनुबंध इस तरह के हैं कि ये रिटन भी होने ज़रूरी हैं, प्रमाणित भी होने ज़रूरी हैं और इन्हें रजिस्टर्ड कराना भी ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कभी भी एनफोर्सेबल नहीं कराए जा सकते हैं। तो ये थी अनुबंध की मुख्य विशेषताएं
एक बार फिर आपको मैं ये बता दूं कि यदि आप सेक्शन 10 को या धारा 10 को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से इसे लर्न कर लेते हैं, तो आपकी 80 to 90% जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है अनुबंध का की परिभाषा और इसकी विशेषताएं जो अक्सर स्टूडेंट को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू।